नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सृजन अकादमी में। और मैं हूं प्रयाग तिवारी। और यह हमारी 6000 वन लाइनर फैक्ट की सीरीज कंटिन्यू लगातार आगे बढ़ रही है। इससे पहले हमारे 12 वीडियो आ चुके हैं और लगभग हमने संविधान सभा, संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना को ख़त्म कर चुके हैं। तो आप उन्हें पुराने वीडियो को देख के आएँ और इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। तो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन में हुई? देखिए, लगभग ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई। और अगर ये देखा जाए कब हुई तो 28 मार्च 1989 को यह लागू हुआ। 61वां संशोधन था। 18 वर्ष उम्र कर दी गई मतदान की, वयस्क मताधिकार की। तो ये था क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करता है? तो भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है भारत का संविधान। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलर का अर्थ होता है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार रहेगा। भारतीय संविधान के लिए कोई भी धर्म विशेष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो इस प्रकार से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द और जोड़ा गया, अखंडता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो आपातकालीन जो है वो जर्मनी से लिए गए हैं। जर्मनी के जो वाइमर संविधान वहां से प्रेरित है। और प्रशासनिक ढांचा जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसमें जो है मौलिक अधिकार का निलंबन आपातकालीन के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित करने की व्यवस्था जो है जर्मनी से ली गई है। और आपातकालीन प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि आपातकालीन शक्तियों का मुख्य प्रशासनिक जो खाका है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मौलिक अधिकारों का जो निलंबन, अब इसमें जानते हैं आप कि 100 और 359 के तहत निलंबन किया जाता है आर्टिकल। तो ये जो है ये जर्मनी से लिया गया है। और आपातकालीन प्रशासनिक ढांचा जो है, समझिए, प्रशासनिक ढांचा आपातकालीन के टाइम पे जब निलंबन हो जाएगा तो प्रशासनिक ढांचा क्या होगा? प्रशासनिक ढांचा वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अब अगर कुछ क्वेश्चन खड़े होते हैं यहाँ से, जैसे राष्ट्रीय आपात, आप कमेंट में बता सकते हैं राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में शामिल है और राष्ट्रीय आपात कब लगता है? चलिए हम ही समझाते हैं। राष्ट्रीय आपात जो है आर्टिकल 352 आर्टिकल 352। और यह कब लगता है? तो जब युद्ध की स्थिति हो, बाहरी आक्रमण हो कोई, और सशस्त्र विद्रोह, इन स्थितियों पे आर्टिकल 352 जो है वो लगता है। अब दूसरा हमारा जो है आपातकालीन राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 300। यह कब लगता है? तो यह लगता है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल दिख रहा हो, वह अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा हो, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लग जाता है। अगला आर्टिकल है आपातकाल है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। अब ये तो नाम से ही पता चलता है देश में वित्तीय स्थिति को खतरा। तो ये थे संविधान में आपातकालीन के प्रकार, जो कि भाग 18 में बात की गई इनकी। भाग 18 में 352 से लेके 52 से लेके 360 तक ये प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है वो आंसर इस तरह से पूरा होता है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं, आपातकालीन के प्रावधान। लेकिन निलंबन के बाद जो प्रशासनिक ढांचा है आपातकालीन का, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इससे क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसको सही करिएगा।
आपातकालीन प्रावधान 3 है, 352, 356, 360। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ये किस भाग में आता है? तो ये लिया गया है भाग 20 से। भाग 20 में है आर्टिकल 368। तो 368 की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण इस पे दिया गया है। इसके तहत संसद के पास संविधान में नए प्रावधान जोड़ने, बदलने और घटाने की शक्ति निहित है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देते हैं कि संशोधन के प्रकार कितने हैं। तो 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में याद रखेंगे आप 2/3 बहुमत चाहिए। दोनों सदनों में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। विशेष में साधारण बहुमत में संसद के साधारण बहुमत द्वारा कुछ सामान्य नियम में बदलाव किए जा सकते हैं। तीसरा जो हमारा है विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। तो विशेष बहुमत के साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा की मंजूरी होनी चाहिए। तो विशेष बहुमत से कह सकते हैं विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से आप संशोधन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो भारतीय संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अभी हमने समझाया कि अनुच्छेद जो है 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। भाग 20 और 18 में तो हमारा 352 और 3 से 360 आता है। 20 में 368 जो है आर्टिकल आता है और उसके तहत संशोधन कर सकते हैं। 3 प्रकार से संशोधन होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत 2/3 जो चाहिए और विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में द्विसदनी व्यवस्था है या 2 सदनों वाली विधायिका का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में द्विसदनी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? संसद में। अब इसमें आपको पता है कि 2 हमारे सदन होते हैं, एक होता है लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस और राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस या उच्च सदन। वहीं राज्यों की तरफ चला जाए तो राज्यों के स्तर पर विधान मंडल होते हैं या विधानसभा होती है। लेकिन भारत में 6 ऐसे राज्य हैं, 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। वो राज्यों का नाम है, पहला हमारा है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार और तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, 5वां है आंध्र प्रदेश और 6वां है तेलंगाना। इस प्रकार से ये 6 राज्य हैं जहां विधानसभा या विधानमंडल के साथ साथ विधान परिषद भी देखने को मिलते हैं, यानी 2 सदन हो गए यहाँ पे भी। तो भारतीय संविधान में द्विसदनी व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 सदन कौन से हैं? अभी बता चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। आर्टिकल 83(1) के तहत इसे निरंतर चलने वाली संस्था बताया गया है। जैसे कि इसका कार्यकाल कितना है? लोकसभा के तहत राज्यसभा का कार्यकाल एक साथ समाप्त नहीं होता है। एक तो इसमें सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, कार्यकाल किसका? राज्यसभा का। और इसमें जो सेवानिवृत्ति होती है वो क्रमिक होती है, यानी कि 1/3 लोग रिटायर करते हैं 2 वर्ष में और उनके जगह नए लोग आ जाते हैं, इस प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो सूचियों के द्वारा होता है। 3 प्रकार की सूची होती हैं बाहर इसमें, और यह हम आपको पिछले वीडियो में सारी सूचियों में बता चुके हैं किसमें कितने विषय हैं और कौन कौन सी सूची हैं। तो सूचियां 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार है, राज्य में केवल राज्य सरकार या विधानमंडल को बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बनाने का अधिकार होता है। संघ सूची में अगर वर्तमान में देखा जाए
तो 100 विषय हैं, जबकि वहीं राज्य सूची में 61 यानी 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख होता है? तो नाम मात्र का होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख तो होता है लेकिन नाम मात्र का होता है। भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख होता है? नाम मात्र का। जैसे अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिक जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। वहीं यहाँ पे समझते हैं 53 में कार्यपालिका प्रमुख होता है। वहीं 74 में राष्ट्रपति को जो है सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, द्वारा सलाह लेगा, मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह, जिसका प्रमुख जो होगा वो प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। जब तक मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता है अब वो काम नहीं कर सकता, इसलिए इसे रबड़ स्टैंप या नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून का शासन किस देश से लिया गया है? इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था किसकी विशेषता है? लोकतंत्र की। किसी भी संविधान में स्वतंत्र निर्वाचन जो है वो लोकतंत्र की, डेमोक्रेटिक की जो है वो विशेषता होती है। तो भारतीय जो संविधान है उसमें निर्वाचन आयोग की या निर्वाचन की बात कहाँ की गई है, किस आर्टिकल के तहत? तो ये की गई है भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक हमें उल्लेख मिलता है निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिलता है? तो पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन, वही नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन। इसके बारे में भी पुराने वीडियो में हमारी चर्चा हो चुकी है। 73वां और 74वां संशोधन जो है दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पास किया गया। कब किया गया? 1992 में, ये ध्यान रखेंगे आप, पारित किया गया। वहीं जो 73वां संविधान संशोधन है वो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल को 1993 को यह लागू हुआ। इसी कारण से राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं 74वां जो संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन जो है वो 1 जून 1993 को लागू हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, ये पुराने वीडियो में भी चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बावजूद संविधान कैसा माना जाता है? एकात्मक झुकाव वाला संघीय संविधान। भारत का जो संविधान है वो संघीय है, संघ है, फेडरल की व्यवस्था के बावजूद भी संविधान को जो स्वरूप है वो संज्ञात्मक होने के बावजूद भी जो है एकात्मक की तरफ झुकाव दिखाई देता है। जैसे नागरिकता बनाने की बात हो तो संघ ही उस पर काम करता है। मजबूत केंद्र तो है ही है। राज्यपाल की नियुक्ति हो वहाँ भी राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र काम करता है। आपातकालीन प्रावधान हो या एकीकृत न्यायपालिका, जैसे कि सभी राज्यों की अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है वो मानना पड़ता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बावजूद जो है एकात्मक झुकाव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इजी क्वेश्चन है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले 7 थे लेकिन अब 6 कर दिए गए हैं। भाग 3 के तहत अनुच्छेद जो है भाग 3 12 से 35 के बीच में जो है मौलिक अधिकारों की बात की गई है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस प्रकार से 12 से 35 में मौलिक अधिकार उल्लेखित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार कब और कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 इसे जो है भाग 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300A में शामिल किया गया। पहले ये अनुच्छेद 31 में था। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब इसे
कानूनी अधिकार बनाकर 300A में शामिल कर दिया गया। संशोधन है 44वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की क्या मानी जाती है? आत्मा, ये प्रस्तावना वाले चैप्टर में इसकी चर्चा हो चुकी है। और इसमें एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि संविधान की आत्मा किसने माना और या किसने कहा? तो इसको बताया गया है प्रस्तावना वाली वीडियो पे, आप उसे देखिए और आंसर यहाँ पे कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मूल आधार क्या है? जनता की संप्रभुता। जनता की संप्रभुता। 25 क्वेश्चन थे इस वीडियो पे। ये 6000 प्लस वन लाइनर फैक्ट की सीरीज है। आप इसे फॉलो करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपको हम काफ़ी विस्तार से इसमें पूरी सीरीज चलाने वाले हैं। तो आप सबका धन्यवाद। और अगर इसकी ई बुक लेना चाहते हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या तो मैसेज करिए